क्या औलाद ऐसी भी होती है? विनय, ये क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था तो तुम क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए। तुम्हें पता है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर बड़े मज़े से ससुराल हो आए, और मेरा क्या? जाने समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूँगा। भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतजार में बैठी सुरभि अपने भाई विनय से कह रही थी। विनय बोला, अरे दीदी, 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटा हूँ। पूरा घर गंदा था, दीपा से अकेले सब कुछ हो नहीं पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊँगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज़्यादा रख लिया तो अगले महीने एक दिन मैं ज़्यादा रख लूँगा। इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? सुरभि बोली, बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के आज आकर माँ को ले जाओ, ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम नहीं ले गए तो माँ के अगले महीने का पेंशन भी मैं ही रख लूँगी। फिर मत रोना, मेरे अकेले की माँ नहीं है, तुम्हारी भी है। इतना कहकर सुरभि ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी सुरभि की माँ कमला जी अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेचारी पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरे जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कार में न जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस माँ को हर महीने उसके पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में उनकी कितनी सेवा करते थे, ये तो उनका ही मन जानता था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, विनय शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेटकर हॉल में रख दीजिएगा, ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूंगी। अब 1 महीने कमरा बंद रहेगा तो कहीं बदबू ना आने लगे। कमला जी बोली, बेटा, तुम तो 2 हफ्ते बाद लौट आओगी, तो मुझे यहीं रहने दो। यहाँ के रसोई का मुझे सब पता है, मैं खुद के लिए बनाकर खा लूँगी, और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूंगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुरभि बोली, नहीं माँ, इस महीने आपको विनय के साथ रहना है। याद है ना आपको, आपके रिटायरमेंट के बाद जब क्वार्टर खाली करने समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार ये सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। कमला जी बोली, बेटा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ से वहाँ ड्रगरे की बैगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे, 2 घर हैं, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। सुरभि चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। शाम में विनय माँ को ले जाने आया और बोला, दीदी, माँ का पासबुक बैग में है ना? सुरभि बोली, हाँ हाँ, बैग में ही है, और याद रखना अगले महीने 1 दिन बाद वापस यहाँ पहुँचाना। विनय बोला, चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे। पेंशन के पैसे भी निकालने हैं, और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी कमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन से 30-35 हज़ार बेटा रख लेता और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। घोर कलयुग है। विनय माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहाँ उनसे मीठी मीठी बातें की, सबके सामने ये जताया कि वो माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिया और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर वापस घर ले आया। कमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया। दीपा विनय से बोली, ले आए? अरे मैं तो कहती हूँ, लेने दो अपनी बहन को हर महीने का पैसा, और रखने दो। अब जब तक ये रहेगी ना, तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? विनय बोला, ज़रा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। माँ पर 1,000-2,000 खर्चा होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? आज के समय में माँ जितना पेंशन उठाती है, उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर विनय माँ से बोला, लाओ माँ, पैसे दे दो, दीपा संभाल कर रख देगी, फिर जब जब आपको ज़रूरत होगी आप मांग लेना। कमला जी बोली, बेटा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैसे मेरे बैग में ही रह सकते हैं।
दीपा झट से बोली, माँ जी, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं। तो पैसे मुझे दे दीजिए तो मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। कमला जी ने चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, 1-2 दिन बेटा बहू सब खाने के लिए पूछे, उसके बाद उनके कमरे में कोई झांकने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता, थोड़ा कमला जी को दे देता और कमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद दीपा फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मेम साहब, पर यह खीर 2 दिन पहले की है। दीपा ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया और रात के खाने में उनको वही खीर खाने में दे दिया। अगले ही दिन कमला जी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़ गया। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयाँ लाकर विनय ने कमला जी को दे दी। बुखार तो उतर गया, परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज़ से दीपा की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। दीपा विनय से बोली, अब बहुत हुआ, ये यहाँ नहीं रह सकती। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी, तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज़ बचे थे। विनय ने सुरभि को फ़ोन करके अपने घर की स्थिति बताई। सुरभि बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। विनय बोला, दीदी, अगर बात हम दोनों तक सीमित रहे तो एक बात कहूँ? वो उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। विनय ने कहा, क्यों ना माँ को इनकी उम्र के लोगों के पास पहुँचा दें। फिर विनय ने अपनी पूरी योजना बताई और कमला जी को वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। एक रोज़ विनय ने कमला जी से 6 ब्लैंक चेक बुक पर साइन करवाया और बोला, माँ, बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पेंशन के पैसे में या दीदी निकाल लाएंगे। कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहाँ आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, देखना वहाँ आपका दिल लगा रहेगा। कमला जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेंगी तो उन्हें चुप कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। भोली माँ बेटे के मंसूबों को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया, ये कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वो कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वो वहाँ अकेली ही होती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, इसलिए तुमने 6 महीने के पेंशन के कागज़ पर मुझसे दस्तखत करवाए। अच्छा ही किया, बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। विनय ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से चलता बना। 6 महीने बाद, दीदी, क्या आप नहीं चलोगी माँ से मिलने के लिए? विनय सुरभि से बोला। वो बोली, बस 5 मिनट में बस स्टैंड पर पहुँच जाऊंगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ तो वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन कमला जी के पास पहुँचे। बेंच पर बैठी कमला जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हालचाल ले रहे थे। सुरभि बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमज़ोर लग रही हैं। वो अपने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है। तभी विनय बोला, नहीं नहीं माँ, लगता है आप ज़रूर कुछ छुपा रही हैं, हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। कमला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ने मेरे बुढ़ापे की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि अब मुझे
कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुककर कमला जी बोली, बेटा क्या तुम मेरा पासबुक लाए हो? विनय खुश होकर बोला, हाँ 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 माँ, ये लो। कमला जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूँगी, पर मुझे 30-35 हज़ार की ज़रूरत है। 30-35 हज़ार रुपये? सुरभि और विनय ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। कमला जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपना पासबुक दे देती हूँ, वो हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पर्स से 15-15 हज़ार निकाल कर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को कमला जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू ये लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए, और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर कमला जी कूलर और एसी की क्या ज़रूरत है, आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं। फिर ये सब किसके लिए? कमला जी मुस्कुराकर बोली, मैनेजर बाबू मेरा तो कट गया, पर कल को अगर मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। ये भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतज़ाम किया, तो माँ अपने फ़र्ज से पीछे कैसे हट सकती है। पैसे देकर कमला जी उठकर वहाँ से चली गई तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद या पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि यही उनके आने वाले भविष्य का चलचित्र होगा, ये तो तय था। कमला जी अपना पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर को बोला, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गई। मैनेजर बाबू बोले, वो गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वो वही ले गई, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा, जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं जो अपने माता पिता को दे रहे हैं, कल वही उनके बच्चे लौट आएंगे। तो क्या अंधकार वाला भविष्य वो खुद अपने हाथों लिख रहे हैं? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।